एनके कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम किया जाता है और आज पढ़ेंगे क्रियात्मक समूहों का IUPAC नामकरण। देखते हैं इनको सभी क्रियात्मक समूहों का IUPAC नामकरण आप हमको करना है। देखते हैं, सबसे शुरू करते हैं। क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो यहाँ पर सबसे पहले एल्किल मोनो हैलाइड या मोनो हेलो एल्किल। हेलो जो है तो हैलाइड को IUPAC में कहते हैं हेलो, जिसको कैपिटल X से शो करते हैं। तो यहाँ पे एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन, मतलब एक हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा और एल्किल हैलाइड बनेगा, RH बनेगा, जो बनते हैं। यहाँ X के रूप में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। इन्हें RH द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इनका सामान्य सूत्र जो होता है तो CnH2n+1 होता है यहाँ पर, और साथ में क्या रहता है आपका एक हैलाइड जुड़ा रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इनके लिए जो पूर्वलग्न के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, अलग्न के रूप में नहीं उपयोग किया जाता। तो मतलब इनका नाम के क्या होता है, पहले आता है। जैसे आपका CH3Cl लिखा है, इसको क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड कहेंगे। सामान्य नाम है मेथिल क्लोराइड, सामान्य नाम में मेथिल पहले ही रहता है। और IUPAC में क्या होता है, पूर्वलग्न जैसे उपयोग होता है, तो क्लोरोमीथेन। तो याद रखिएगा, जो हैलाइड होते हैं इनका IUPAC नामकरण जब होता है तो पूर्वलग्न के रूप में होता है तो यहाँ पे क्लोरोमीथेन हो जाएगा। इस तरीके से दो कार्बन वाला है तो H हुआ और इसके साथ में Br जुड़ा है तो एथिल ब्रोमाइड सामान्य नाम हो जाएगा और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। दो कार्बन है इसलिए एथेन हो जाएगा। यहाँ पे CH3I दिया है तो यहाँ पे ये आयोडो है और यहाँ पे ये मेथिल है तो मेथिल आयोडाइड है सामान्य नाम, और IUPAC नाम हो जाएगा आयोडोमीथेन। यहाँ पर यदि क्या हो, तीसरे कार्बन पे यहाँ पर क्या जुड़ा है, 3 कार्बन है और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, आपका ब्रोमीन जुड़ा है। IUPAC नामकरण करने के लिए नंबरिंग किसी भी तरफ से करिएगा आप, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है तो जब दो ग्रुप एक जैसे जुड़े रहते हैं तब वहां पर मिथिल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो क्या आइसो शब्द उपयोग किया जाता है सामान्य नाम में, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन और ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 कार्बन है और एक कार्बन पे, लास्ट वाले कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका, यहाँ पे Cl जुड़ा है। तो नंबरिंग यहाँ से होगी, जिस तरफ से ग्रुप पास करता है उस तरफ से नंबरिंग होती है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड 3 कार्बन इससे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा IUPAC में 1 क्लोरो प्रोपिन बन जाएगा ये। इसी तरीके से देखते हैं डाई हैलाइड में, देखते हैं डाई हैलाइड की जब बात करेंगे तो यहाँ पे डाई हैलाइड में 2 हैलाइड जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र जो होगा इसका, तो यहाँ पर सामान्य सूत्र देख लीजिएगा, CnH2n और X2, 2 हैलोजन जुड़े रहेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, डाई हैलाइड कहलाएंगे। तो देखते हैं इनको, तो देखिएगा यहाँ पर जब आपका रहेगा तो 2 कार्बन है और 2 कार्बन में 2 ब्रोमीन अलग अलग जुड़े हैं तो इसको क्या बनेगी, एथिलीन डाई ब्रोमाइड सामान्य नाम हो जाएगा। और IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, किसी एक को पहला मान लीजिए, जिसको पहला मानते हैं पहला और ये दूसरा हो गया तो 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। 2 कार्बन इसलिए एथेन हो जाएगा और 2 ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो। इसी तरीके से यहाँ पर आपका एक ही कार्बन पे क्या जुड़े हैं, 2 ब्रोमीन जुड़े हैं, तब इसको क्या बोलेंगे, एथिलीन डाई ब्रोमाइड सामान्य नाम में, और IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, 1,1 डाई ब्रोमो एथेन। यहाँ पर बात क्या है कि एक ही कार्बन, इसी कार्बन में क्या है आपको बता दें कि इस तरीके CH3 CH और इसी में एक Br यहाँ पर जुड़ा है और एक Br इसी के साथ में
इस तरीके से जुड़ा है। तो इस तरीके से 2 Br जुड़े हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1, मतलब पहले कार्बन पे ये पहला था, ये दूसरा कार्बन, तो पहले ही कार्बन पे क्या जुड़े, 2 ब्रोमो जुड़े, तो डाइब्रोमो और 2 कार्बन तो एक ही बन जाएगा, तो बन जाएगा ये। इसके बाद आता है आपका तीसरा। इसमें क्या है कि 3 कार्बन है और 3 कार्बन में क्या है, पहले वाले में और अंतिम वाले में क्या है, एक एक ब्रोमीन जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन डाई ब्रोमाइड, 3 कार्बन इसलिए। और यहाँ पे किसी तरफ से आप नंबरिंग कर लीजिए, यदि यहाँ से करेंगे तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे Br और यहाँ पर Br, तो क्या हो जाएगा आपका IUPAC यहाँ में 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा ये। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या जुड़ा है, इसमें भी सेम वही है जैसे कि ये था, वही है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि एक में क्लोरो जोड़ा है और एक में क्या जुड़ा है, ब्रोमो जोड़ा है। तो ब्रोमो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जब आप IUPAC नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 1 ब्रोमो और यहाँ पे प्रोपेन। ये किया जरूर है यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको लिखने के लिए क्या करिएगा, पहले क्या करिएगा, 1 क्लोरो करिएगा, 1 ब्रोमो करिएगा, 1 ब्रोमो, इसके बाद 3 क्या करिएगा, 3 क्लोरो करिए, क्लोरो और यहाँ पे प्रोपेन। क्योंकि बात ये होती है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिसका नाम पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं, ठीक। तो क्लोरो की स्पेलिंग C से चालू होगी, इसकी B से चालू होगी, तो आपको पता है कि ब्रोमो पहले आएगा, तो इसलिए अल्फाबेटिकली जब अरेंज करेंगे तो 1 ब्रोमो आप पहले लिखिएगा, फिर 3 क्लोरो प्रोपेन लिखिएगा, तो बन जाएगा ये। इस तरीके से करना है आपको नामकरण। इसके बाद आता है 3 एवं चतुर्थ हैलोजन व्युत्पन्न, मतलब 3 या 4 हैलोजन जब जुड़े हुए, मतलब 2 से ज्यादा जुड़े हुए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र तो वही हो जाएगा, CnH2n - 1x3, मतलब 3 हैलोजन यदि जुड़े होंगे, या कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, CnH2n - 2 और 4x, x कितने रहेंगे, 4 रहेंगे यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पर 3 क्लोरो वाला जुड़ा है तो CHCl3 जुड़ा है, तब यहाँ पे इसका सामान्य नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको। और यहाँ पर 3 क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए क्या करेंगे, ट्राइक्लोरो मीथेन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 ब्रोमीन जुड़ा है तो इसको ब्रोमोफॉर्म कहते हैं और ट्राइब्रोमो मीथेन हो जाएगा। इनके सामान्य नाम भी आप याद रखिएगा, कई बार लिखा रहता है सामान्य नाम लिख देता है। तो यहाँ पे CH3 CHI3, तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म कहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है आपका ट्राई आयोडो मीथेन होता है। अब इसके बाद ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, तो इसको टेट्राक्लोरो मीथेन हो जाएगा। इस तरीके से इनके IUPAC नाम रहते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, जब कभी किसी के साथ में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CCl3 लिखा है, तो यहाँ पर एक यदि हाइड्रोजन एक रहता है, सामान्य नाम में फार्म शब्द का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, फार्म। तो इस तरीके से यदि कहीं पे भी आपको एक हाइड्रोजन दिखे तो वहां समझ जाइएगा कि फार्म शब्द सामान्य नाम में उपयोग किया है, मतलब एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा वहां पर, तो बन जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। अब एल्कोहल का IUPAC नामकरण देखते हैं। एल्कोहल वाले ग्रुप का जो है तो नामकरण, तो एल्कोहल वाले में जो क्रियात्मक समूह होता है तो ये क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल होता है। एल्कोहल वाले में OH होता है, क्रियात्मक समूह OH होता है। एलिफेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। एलिफेटिक मतलब यहाँ पर जो जैसे CH3OH, ये एलिफेटिक कहलाएगा, मतलब एल्किल मूलक R कोई भी हो, R आपका R के रूप में क्या हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी यौगिक हो सकता है, कोई भी एल्किल मूलक हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें भी जैसे वहां पे मोनोहाइड्रिक बात किए थे, तो वैसे यहाँ पे भी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक होंगे। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में केवल क्या रहेगा, एक OH जब जुड़ा होता है एल्किल ग्रुप के साथ में, यहाँ पे एल्किल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा रहता है, एक OH, CnH2n + 1 OH।
और इन्हें क्या करते हैं ROH से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए एल्केन हुआ, ये एल्केन है। एल्केन मतलब यहाँ पर कोई सा भी एल्केन लिखा हो, जैसे मान लीजिए CH4, इसी को क्या कर दिया, इसको इस तरीके से लिखा है, CH3 लिखा है और इसके बाद H लिख दिया है अलग अलग। ये H क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रतिस्थापित होगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, तो ROH इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये क्या करेगा, एल्कोहल कहलाएगा। अब यहाँ पे वही दिखाया, मीथेन का दिखा दिया है, वही जो आपको बताना चाह रहे थे यहाँ पे कि मीथेन का अब यहाँ पे H बाहर निकलेगा, OH क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। चलिए अपन आपको IUPAC नामकरण देखना है इनका, तो किस तरीके से करते हैं देखिएगा। यहाँ पर जब IUPAC नाम को होगा CH3OH, इसका सामान्य नाम क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मीथेन के साथ में क्या जुड़ा है, ऑल। इसका जो अनुलग्न यूज करेंगे तो यहाँ पे इसका अनुलग्न ऑल होता है, अनुलग्न यूज करते हैं, अनुलग्न। ये अनुलग्न के रूप मतलब ये पीछे जाएगा इसका नाम, जब अकेले रहेगा तब। तो यहाँ पे यार सफिक्स के रूप में क्या होता है, एन को हटा करके क्या करते हैं, ऑल कर देते हैं एन की जगह पे। तो एन अनुलग्न की जगह पे क्या कर देंगे, ऑल कर देंगे, एल्केन के एन पे। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे CH3OH है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा सामान्य नाम, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। और यहाँ पर C2H5 मतलब एथेन, एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल सामान्य नाम है और यहाँ पे एथेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, तो प्रोपेन से क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा यहाँ पर, या सामान्य नाम प्रोपिल एल्कोहल। यहाँ पर 4 कार्बन है, आप 4 कार्बन देख रहे हो और OH जुड़ा है 4 कार्बन, तो ब्यूटिल एल्कोहल सामान्य नाम हो जाएगा और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो बन जाएगा ये। इसके बाद देखते हैं आगे के नामकरण। तो यहाँ पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बाद क्या आता है आपका, मोनोहाइड्रिक में ही द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल जो दिए हैं, तो यहाँ पर इनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, इनको देखते हैं। द्वितीयक तृतीयक मतलब अलग अलग कार्बनों पे जुड़े हों। देखिएगा पहला यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन में यदि साइड वाले सबसे किनारे वाले में OH जुड़ा हो तो नंबरिंग वहीं से करते हैं, 1 2 3। एन प्रोपिल एल्कोहल सामान्य नाम में हो जाएगा एन प्रोपिल एल्कोहल और IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, प्रोपेन-1 पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है, वहां पर ऑल जुड़ा है, इसलिए प्रोपेन-1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 कार्बन है, लेकिन नंबरिंग या कि इस तरह से करेंगे या कि इस तरह से करेंगे, दो में से किसी एक तरफ से। 20 से कभी नहीं करते कि 1 2 करें नंबरिंग, क्योंकि आपको पूरे कार्बन कवर करने रहते हैं। तो यहाँ से करेंगे 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। दूसरे पे क्या जुड़ा है आपका, OH जुड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सामान्य नाम में जब 2 एक जैसे ग्रुप जुड़े होते तब आइसो शब्द यूज किया जाता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और यह आपको बता दें द्वितीयक क्यों बोल रहा है, क्योंकि ग्रुप के बाद का जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे ये 1 कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, दूसरा कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसके लिए क्या बोलेंगे, द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं या आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलेंगे। और IUPAC नाम में क्या हो जाएगा आपका, ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, तो यहाँ पे प्रोपेन-2 तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 कार्बन दिए हुए हैं और साइड में क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो N ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। श्रृंखला सीधी है इसलिए N शब्द यूज किया जा रहा है, ब्यूटेन-1। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, OH यहाँ पर जुड़ा है, तो नंबरिंग यहाँ से चालू होगी 1 2 3 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल सामान्य नाम में सेकेंडरी क्यों किया है, यहाँ पे आइसो शब्द उपयोग कर नहीं सकता था वो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 2 ग्रुप मेथिल ग्रुप एक जैसे जुड़े रहते तब वहाँ पे आइसो शब्द का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि एक तरफ मेथिल जुड़ा है और दूसरी तरफ क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सामान्य नाम में क्या करेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल करेंगे। ये द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल मतलब सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल है। और IUPAC में क्या हो गया, दूसरे नंबर पे के कार्बन पे ये जुड़ा है तो ब्यूटेन-2 हो जाएगा नाम। इसी तरीके से यहाँ पर जब देखें तो आप यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन की श्रृंखला है, ये 4 कार्बन है इसमें, और श्रृंखला में कितने कार्बन रहेंगे, चेन में आपके 3 कार्बन रहेंगे, 1 कार्बन साइड में। ये यहाँ पर इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 और 3, इसलिए क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल या टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल सामान्य नाम हो जाएगा। और IUPAC नाम में नंबरिंग आप किसी एक तरफ से करिएगा 1 2
3, या किसी को ऐसा करना तो ऐसा भी कर सकता है, लेकिन दूसरे पे एक मेथिल जुड़ा रहेगा, एक मेथिल ये वाला मेथिल जुड़ा है और एक ये क्या जुड़ा है आपको ऑल जुड़ा है। तो बस नंबरिंग करना है आपको, तो क्या करिएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 3 कार्बन श्रृंखला में, इसलिए ऐसा हो जाएगा इसका नामकरण। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या है 3 कार्बन इस तरीके से हैं और यहाँ पर क्या जुड़ा है मेथिल जुड़ा है और यहाँ पर ऑल जुड़ा है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, दूसरे पे क्या जुड़ा है मेथिल जुड़ा है और पहले पे क्या जुड़ा है ऑल जुड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो आइसो जैसे है या द्वितीयक जैसे समझ आ रही है बात, तो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल लिख दीजिए या कि आइसो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। और यहाँ पे IUPAC नाम में क्या हो जाएगा 2 मेथिल, दूसरे पे क्या जुड़ा है मेथिल जुड़ा है, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है ऑल जुड़ा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका नामकरण हो। ये कहते हैं मोनोहाइड्रिक थी। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। डाइहाइड्रिक यदि देखें, डाइहाइड्रिक मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जब होगा तो डाई, इनको क्या बोलते हैं डाइऑल के नाम से जानते हैं। इनका सामान्य जो नाम है ग्लाइकॉल है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n OH पूरे कोष्ठक 2, यहाँ पे 2 जुड़े रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे डाइऑल कहलाएंगे। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं CH2 CH2 2 बार जुड़े हैं और दोनों CH2 से अलग अलग कर जुड़े हैं, OH जुड़े हैं। इसको एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं, इनमें सब में ग्लाइकॉल शब्द लगेगा, तो एथिलीन ग्लाइकॉल। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा एथेन 1,2 डाइऑल। इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3CH और OH, एक OH इस वाले कार्बन पे जुड़ा है और एक OH इस वाले कार्बन CH2OH। यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन और 2 कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका OH जुड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 3 कार्बन, इसलिए प्रोपीलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा। और IUPAC नाम में क्या हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन हो जाएगा और 1,2 डाइऑल, पहले और दूसरे पे क्या जुड़े हैं ऑल जुड़े हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 1,2 डाइऑल। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में यहाँ पे 3 अल्कोहल जुड़े होंगे, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या रहेंगे 3 अल्कोहल जुड़े रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहला और यही काफी अल्कोहलों में फेमस वाला है CH3OH CH और CH2OH। इस तरीके से यहाँ पे तो नंबरिंग किसी भी तरफ से आप करिएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। 1 2 3 इस तरीके से 3 कार्बन है और तीनों कार्बन में एक एक ऑल जुड़ा है। तो यहाँ पे इसका सामान्य नाम क्या होता है ग्लिसरॉल होता है, याद रखिएगा, जिसको ग्लिसरीन कहते हैं। ठीक, यही ग्लिसरीन होती है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन और तीनों कार्बनों पे क्या जुड़ा है ऑल जुड़ा है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, 3 ऑल जुड़े हैं इसलिए क्या हो जाएगा ट्राईऑल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, तो ये था एल्कोहलों का IUPAC नामकरण। अब आते हैं ईथर का IUPAC नामकरण। ईथर का IUPAC नामकरण थोड़ा सा इससे चेंज है, दूसरे तरीके से किया जाता है, तो देखते हैं इसको भी। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है ROR होता है, मतलब यहाँ पे बीच में क्या रहेगा O रहेगा और आजू बाजू क्या रहेंगे R रहेंगे। तो सब भिन्न एल्किल समूह उपस्थित हो तो ROR डैश, मतलब यदि अलग अलग हो, ये अलग है या ये अलग है, तो यहाँ पे एक में डैश कर दीजिए कि अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 प्रकार के होते हैं, सम्मित भी होते हैं और असम्मित भी होते हैं। अगर एक जैसे जुड़े हैं तो सम्मित कहेंगे, और यदि अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो इसको क्या कहेंगे असम्मित कहेंगे। साधारण पद्धति में दोनों एल्किल मूलकों के नाम के बाद ईथर शब्द जोड़ते हैं, मतलब साधारण नाम में क्या है दोनों का नाम अलग अलग से बोलते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं ईथर जोड़ते हैं सामान्य नाम में। IUPAC नाम में थोड़ा सा चेंज रहता है, जैसे C2H5OHO और यहाँ पे C2H5 जो है तो डाई एथिल ईथर, सामान्य नाम है डाई एथिल ईथर, मतलब यहाँ पे 2 क्या जुड़े हैं ईथर जुड़े हैं, इसलिए क्या बोल देंगे डाई एथिल ईथर कह देंगे, सामान्य नाम में ईथर का उपयोग करते हैं। इसके बाद IUPAC नाम पद्धति में एल्कॉक्सी एल्केन कहा जाता है और इनको IUPAC नामकरण में क्या कहते हैं एल्कॉक्सी एथेन। एक O को O और R जो है, तो एक R को क्या करना है आपको O के साथ उपयोग करना है, तो ये एल्केन है और ये ऑक्सी, तो एल्कॉक्सी हो जाएगा एक के लिए और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा ये एल्केन है तो ये एल्केन हो जाएगा। इस तरीके से इनका IUPAC नामकरण में उपयोग करते हैं।
तो यहाँ पे अधिक कार्बन संख्या वाले एल्किल समूह को एल्केन का भाग माना जाता है और छोटे समूह को एल्कोक्सी का नाम लिखते हैं। चलिए अब ये जो लिखा है इसको आपको उदाहरण से बता देंगे क्या है। जैसे देखिएगा यहाँ पे CH3 लिखा है, OCH3। अब एक यहाँ पे दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, मतलब ये सममित कार्बन है, सममित यौगिक है। तो यहाँ पर एक को कितना लीजिएगा और इसको एल्केन के रूप में लीजिएगा मानते हैं। तो यहाँ पे सामान्य नाम में तो डाईमेथिल ईथर दोनों एक ही डाईमेथिल ईथर। IUPAC में क्या बोलेंगे, ये आपका मेथिल जुड़ा है तो क्या हो गया मेथॉक्सी, ये मेथेन हुआ और ये ऑक्सीजन, तो इनको दोनों के साथ क्या बोल देंगे मेथॉक्सी, और ये क्या है मीथेन। तो इस तरीके से IUPAC नाम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन बन जाएगा ये कि मेथॉक्सी मीथेन। बड़ी वाली श्रृंखला को एल्केन के रूप में उपयोग करना है और छोटी वाली को ऑक्सीजन के साथ में उपयोग करना है। तो यहाँ पे तो दोनों सेम थी तो इसलिए दिक्कत ही नहीं थी। जैसे यहाँ पे डाईएथिल ईथर है, ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, तो दो एथिल है तो डाईएथिल ईथर हो जाएगा सामान्य नाम में। IUPAC में क्या हो जाएगा, एक को क्या कर दीजिएगा आप ऑक्सीजन के साथ लीजिए तो एथॉक्सी हो जाएगा और ये एथेन है, एथॉक्सी एथेन। इसके बाद आपका यहाँ पे अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर C2H5 जुड़ा है और यहाँ पर O फिर CH3 जुड़ा है। अब यहाँ पे एक ग्रुप क्या है छोटा, एक ग्रुप बड़ा। एक छोटे वाले ग्रुप को आपको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना है, ऑक्सीजन के साथ लेना है, और बड़े वाले को एल्केन के रूप में लेना है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य नाम में तो अलग अलग आपको बोलना पड़ेगा, एथिल मेथिल ईथर, क्योंकि IUPAC में ये होता है अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, या कि सामान्य नाम में भी वही करते हैं। तो एथिल मेथिल ईथर, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए एथिल मेथिल हो गया और ये O जुड़ा है बीच में इसलिए ईथर। सामान्य नाम में ऐसा करते हैं। IUPAC नाम में क्या करेंगे आप, इतने का सबसे पहले नाम, तो ये क्या होगा मेथिल हुआ और ये ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, और ये एथेन, इसलिए क्या हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है कि ये छोटा ग्रुप जुड़ा है, ये बड़ा ग्रुप जुड़ा है, 3 कार्बन वाला है। जब 3 कार्बन छोटे वाले को क्या करेंगे ऑक्सीजन को भी साथ में पकड़िए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एथॉक्सी, एथेन है तो एथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, 3 कार्बन इसलिए क्या हो जाएगा प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। IUPAC नाम में एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा और सामान्य नाम में क्या हो जाएगा, सब कुछ बोलना है अपने, तो प्रोपिल एथिल ईथर। अगला है आपका एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण। तो इसमें देखते हैं एल्डिहाइड जो लक्षण समूह CHO रहता है, इसका समूह क्या होता है CHO होता है। साधारण पद्धति में संगत अम्ल के नाम में इक अम्ल के स्थान पर एल्डिहाइड, साधारण नाम में इक के स्थान पर क्या होता है एल्डिहाइड जोड़ते हैं, और IUPAC नाम पर एल्केन के ई के स्थान पर अल जोड़ते हैं, AL लगा देते हैं, अर्थात एल्केन से एल्केनॉल हो जाता है और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1CHO। तो ये होता है, याद रखिएगा आप इसका सामान्य सूत्र क्या याद रखना है, CnH2n+1 और CHO एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये इस तरीके से क्या रहेगा, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब एल्डिहाइड ग्रुप में केवल H जुड़ा हो तब इसको क्या कहते हैं, सामान्य नाम में क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, सामान्य नाम में फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, और यदि अम्ल के रूप में हो तो यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको फॉर्मेल्डिहाइड। तो अपन को तो यहाँ पे सीधा सीधा एल्डिहाइड की बात करनी है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के सामान्य नाम। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कार्बन की संख्या कितनी, 1 है, एक कार्बन, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं मीथेन कहते हैं। तो मीथेन में अल लगेगा तो मेथेनल हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा कि मेथेनल हो जाएगा। इसी तरीके से CH3 ग्रुप जोड़ दें एल्डिहाइड के साथ में, तब वहां पे क्या हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड हो जाएगा, और इसको क्या बोलिए एथेनल, 2 कार्बन इसलिए क्या बोलिए एथेनल। इसी तरीके से यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या करते हैं, 2 कार्बन वाला ग्रुप जोड़ दें, और एल्डिहाइड में तो 1 कार्बन इसका पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, तो प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा सामान्य नाम में, और IUPAC में क्या हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि बात करें तो CH3CH2CHO, ये भी क्या है आपका प्रोपेनल्डिहाइड है,
तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें, जब कार्बन 4 कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जोड़ दें, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप सहित 4 कार्बन हो जाएंगे, तब इसका क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेनैल्डिहाइड हो जाएगा, ब्यूटेनैल्डिहाइड। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 4 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो बन जाएगा ये। आगे देखते हैं, आगे अपना आता है कीटोन का IUPAC नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो कीटोन का देखेंगे जब, तो इस इनमें लाक्षणिक समूह CHO उपस्थित होता है। लाक्षणिक समूह क्या होता है CHO होता है। तो कीटोन ग्रुप को क्या कहते हैं CO कहते हैं, CHO गलती से वहां पे बोल दिए हैं CO। तो यहाँ पर देखिएगा CO रहेगा और डबल बॉन्ड क्या रहेंगे खाली रहेंगे और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। तो ये और सामान्य पद्धति में क्या होता है एल्किल मूलकों के नाम के बाद कीटोन शब्द जोड़ते हैं और IUPAC नाम में क्या होता है एल्केनोन हो जाता है। इसका IUPAC मतलब क्या होता है ओन होता है, तो ओन का क्या हो जाएगा नोन हो जाएगा। तो याद रखिएगा एल्केन के ई को हटा करके ओन जोड़ देते हैं, अर्थात एल्केन से एल्केनोन। इनका सामान्य सूत्र होता है RCOR। ये इनका क्या होता है सामान्य सूत्र होता है। तो देखिएगा सबसे पहले ये आपका कीटोन, पहला कीटोन जो आ रहा है, तो आगे तरफ भी CH3 और पीछे तरफ भी CH3 जुड़ा हो। जब 2 CH3 जुड़े हों तब इसको क्या बोलते हैं एसीटोन कहते हैं सामान्य नाम में, CO के साथ में, तब इसको क्या बोलेंगे सामान्य नाम में एसीटोन। और IUPAC नाम में देखिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन है तो हो गया प्रोप धनोन बराबर क्या होगा प्रोपेनोन। यदि आपको बता दें तो एल्केन के रूप में प्रोप बात करेंगे प्लस ओन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका 1 कार्बन ये और 2 कार्बन यहाँ पर है और 1 कार्बन ये। टोटल कितने कार्बन हो गए आपके यहाँ पे 4 कार्बन हो चुके हैं। तो 4 कार्बन तो क्या है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आपका एथिल जुड़ा है और ये मेथिल जुड़ा है, तो एथिल मेथिल कीटोन हो जाएगा सामान्य नाम में। और IUPAC नाम में क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन। तो बन जाएगा ये। यदि आप ब्यूटेनोन हो जाएगा, ब्यूटेन से क्या बन जाएगा यहाँ पे ब्यूटेन होता है ब्यूटेन धन ओन बराबर क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन बन जाएगा ये। और यदि इसी में क्या बात करें यहाँ पर यदि आपको बता दें CH3 ऐसा लिखें, CO लिखें, फिर इसके बाद क्या लिखें CH2 लिखें और CH3 लिखें। इस तरीके से यदि आप नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो पहला रहेगा कार्बन, तो यहाँ पे पास में ग्रुप पड़ेगा तो पहला और दूसरा तीसरा चौथा। इस तरीके से क्या हो जाएगा नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करके यदि नामकरण आप लिख रहे हो तब वहां पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन टू ओन। तो यहाँ पे दूसरे पे क्या जुड़ा है आपका ओन जुड़ा है, दूसरे कार्बन, ये दूसरे नंबर के कार्बन में ओ जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा जी कीटोन वाला ग्रुप क्या है दूसरे नंबर के कार्बन पे जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन टू ओन हो जाएगा। तो बन जाएगा ये। इसके बाद देखिएगा अगला यहाँ पे CH3 CO CH2 CH2 CH3, यहाँ पे 5 कार्बन है तो मेथिल प्रोपिल कीटोन हो जाएगा। इस तरफ प्रोपिल जुड़ा है और इस तरफ मेथिल जुड़ा है और ये CO जुड़ा है तो इसलिए कीटोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेंटेन टू ओन। पेंटेन टू ओन कैसे होगा यहाँ पे देख लीजिएगा पहला और दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा पेंटेन टू ओन हो जाएगा टू ओन। तो बन जाएगा ये। इसके बाद चौथा देखते हैं यहाँ पर 2 कार्बन इस तरफ जुड़े हैं 2 कार्बन इस तरफ जुड़े और बीच में 1 कार्बन वाला कीटोन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो डाई एथिल कीटोन हो जाएगा। 2 क्या जुड़े हैं आपका कीटोन जुड़े हैं, डाई एथिल है 2 एथिल जुड़े हैं और कीटोन जुड़े हैं, एथिल एक एथिल ये और दूसरा एथिल ये है, तो 2 एथिल जुड़े हैं इसलिए क्या हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। और यहाँ पर कार्बन कितने हैं IUPAC में देखें तो 5 कार्बन है और 5 कार्बन के तीसरे नंबर के कार्बन पे क्या जुड़ा है कीटोन जुड़ा है, तो पेंट 3 ऑन बन जाएगा। तो इस तरीके से इनका कीटोनों का क्या किया जाता है नामकरण किया जाता है। इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या वसी अम्ल, इनका IUPAC नामकरण देखना है। इनमें लाक्षणिक समूह COOH
होता है, जिसका सामान्य सूत्र जो है, तो सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, RCOOH, या बात करें अपन तो यहाँ पर CnH2n+1 और कार्बोक्सिलिक वाला समूह जो है तो वो लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख देंगे। तो यहाँ पे आईयूपीएसी पद्धति में संगत एल्कीनों के ई के स्थान पर ओइक अम्ल, ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक। तो ओइक शब्द लगाते हैं, इनका आईयूपीएसी अनुलग्न क्या होता है, ओइक होता है, याद रखिएगा। तो जैसे जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ केवल हाइड्रोजन जुड़ा हो तब वहां पे फार्म शब्द का उपयोग किया जाता है। सभी में किसी भी, चाहे आपका वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप हो, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, चाहे यहाँ पे अम्ल वाला ग्रुप हो, तो फार्म शब्द उपयोग करते हैं। तो फार्म शब्द केवल H जब रहता है आगे तब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य नाम में फार्मिक अम्ल हो जाएगा। और ये कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड मिलता है यहाँ पे। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन, इसलिए क्या हो जाएगा, मेथ, और मेथ धन एन बराबर मेथेन हुआ, तो और यहाँ पे ओइक, तो मेथेन धन ओइक बराबर क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। और अम्ल रहता है इसलिए अम्ल लगाएंगे, वहां पे अम्ल लिखेंगे आप, ठीक। तो याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक, और अम्ल लिखना पड़ेगा मेथेनोइक एसिड, ठीक। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप में जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें क्या करिए, CH3 जोड़ दीजिए। तब वहां पे क्या होता है, CH3 जब हो जाता है तब AC शब्द का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। सामान्य नाम में AC शब्द का उपयोग किया जाता है किसी भी ग्रुप के साथ जैसे CH3 जुड़ा हो तब। तो यहाँ पे एस्टिक अम्ल, और आईयूपीएसी में क्या करेंगे आप, कितने कार्बन है, एक कार्बन और दो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा आपका एथेन हो जाएगा। एथेन धन ओइक बराबर क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, इसलिए प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, प्रोपेनोइक सामान्य नाम में, और आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। तो 3 कार्बन इसलिए प्रोपेनोइक हो जाएगा। इसके बाद 4 कार्बन वाला देखते हैं, तो ये इसमें क्या है, 4 कार्बन है, ग्रुप का भी कार्बन लेके लिया जाता है, याद रखिए। तो ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेरिक अम्ल, और यहाँ पे आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसी तरीके से यदि बात करें तो यहाँ पर 5 कार्बन वाली श्रृंखला आ रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन वेलेरिक अम्ल। एन वेलेरिक मतलब यहाँ पे पहले नंबर पे एस्टिक अम्ल जुड़ा है, इसलिए पहले नंबर पे क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है, इसलिए क्या किया है, एनवें नंबर पे, नहीं तो बीच में भी जुड़ सकता था, तो इसलिए तो एन वेलेरिक अम्ल हो जाएगा सामान्य। और आईयूपीएसी नाम में क्या होता है, पेंटेनोइक अम्ल, या पेंटेन 1 भी कर सकते हैं आप। ये पहले पे जुड़ा है तो पेंटेन 1 भी कर सकते हैं, तो बन जाएगा ये। इसी तरीके से देखिए, अब यहाँ पे अभी मोनोहाइड्रिक था, मतलब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल थे। अब यहाँ पर यदि क्या हो, 2 जुड़े हों, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े हों, तो वहां पर जब बात करेंगे तब वहां पर जब रहेगा तो 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे यहाँ पर देखिए आप 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े हैं आपस में, तो इसको सामान्य नाम में क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और एथेन डाइओइक, 2 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, और वो क्या है, 2 ओइक पूरे क्या है, 2 हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, डाइओइक अम्ल हो जाएगा, बन जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं, अम्ल क्लोराइड में आते हैं। अम्ल क्लोराइड मतलब जब इसी के क्या है, OH ग्रुप, मतलब जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या हो, COOH वाले ग्रुप से क्या हो, यहाँ पर जब ये OH हट जाए और इसकी जगह पे क्या आ जाए, Cl आ जाए, तब उसको क्या बोलते हैं, अम्ल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, इससे O हट करके क्या आ जाए, इसकी जगह पे Cl आ जाए, तब उसको क्या बोलते हैं, अम्ल क्लोराइड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें लाक्षणिक समूह COCl होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, RCOCl, OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, या CnH2n+1 COCl, ये हो जाएगा। साधारण पद्धति में अम्ल के नाम इक अम्ल से हटकर इल क्लोराइड जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, इल जोड़ देते हैं। आईयूपीएसी पद्धति में एल्केन के ई को हटा करके ओइल क्लोराइड करते हैं, ओइक ना करके वहां पे क्या हो जाएगा, कर देंगे ओइल क्लोराइड करेंगे, तो याद रखिएगा।
यहाँ पर, ठीक है। यदि क्लोरीन रहे तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक। तो देखिएगा HCOCl, तो यहाँ पर यदि अम्ल होता तो ऐसा होता HCOOH, तो यहाँ पे फार्मिक अम्ल होता है ये यदि ऐसा होता तो, लेकिन अपन को अब इसका बात करनी है तो यहाँ पे फार्मिल क्लोराइड। इक की जगह क्या हो जाता है, इक की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाता है, याद रखिएगा इल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मिल क्लोराइड बन जाएगा ये। और IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, एथेनोइल क्लोराइड, ठीक है। अम्ल होता तो इक होता और यहाँ पे Cl है तो इसलिए क्या हो जाएगा इल हो जाएगा, तो मेथेनोइल क्लोराइड बन जाएगा ये। इसके बाद देखते हैं CH3COCl, तो जब यहाँ पर है तो कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो यहाँ पे आपको बताया CH3 आए तो इसी शब्द उपयोग करिए तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, याद रहेगा। और इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। एथेनोइल क्यों हो गया, यहाँ पे एथेन जुड़ा इसलिए एथेन, और वहां पर इल क्या है, अम्लक लगाएंगे तो एथेनोइल हो जाएगा, और क्लोरीन है तो इसलिए क्लोराइड। इसी तरीके से यहाँ पर 2 कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3COCl, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आपको ये बता दें ऊपर और नीचे दोनों सेम लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर आप 2 कर लीजिएगा और यहाँ पर क्या कर दीजिए CH3 कर दीजिएगा, तब यहाँ पे कितने कार्बन होगा, 3 कार्बन। तो क्या हो जाएगा प्रोपियोनिल क्लोराइड हो जाएगा सामान्य नाम, और IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। तो यार देख लीजिएगा यहाँ पे प्रोपेनोइल क्यों हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड हो जाएगा, तो बन जाएगा ये। चलिएगा आगे देखते हैं, यहाँ पर एमीन वाला ग्रुप, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन वाला NH2 वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, एमीन वाला ग्रुप कहलाता है। NH2 यदि जुड़ा होता है NH2 तो वो एमीन ग्रुप कहलाता है, एमाइड ग्रुप कहलाता है। तो ये अमोनिया की एल्किल व्युत्पन्न है तथा अमोनिया के 1, 2 या तीनों हाइड्रोजन के एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन से क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बनते हैं। देखिएगा यदि यहाँ पर क्या हो, जैसे आपको बता दें अमोनिया NH3 है, इससे यदि एक H हटता है मतलब NH2 होता है तब वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक कहलाएगा। यदि एक H और हट जाए तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक कहलाएगा। यदि एक H और हट जाए तो ये क्या कहलाया जाएगा, आपका तृतीयक कहला जाएगा। मतलब बिल्कुल नाइट्रोजन के साथ में H ना रहे तब तो बन जाएगा ये। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक। यहाँ पे चलिए देखते हैं, और प्राथमिक एमीन की सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें NH2 क्रियात्मक समूह होता है, इन्हें RNH2 या CnH2n+1 NH2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एल्केन के E के स्थान पर एमीन, यहाँ पे एमाइड ग्रुप जुड़ेगा, एमीन जोड़ करके नामकरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे CH3NH2 तो यहाँ पे मेथिलेमीन सामान्य नाम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेनामीन, ठीक। तो बन जाएगा ये मेथेन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मीथेन देन एमीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेनामीन, बन जाएगा ये मेथेनामीन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, CH3CH2NH2, तब यहाँ पे इथिल है, ये इतना क्या हो गया आपका इथिल हो गया, और ये एमीन, तो एथिलेमीन सामान्य नाम में लिखिए, IUPAC में क्या लिखेंगे, एथेनामीन। एथेन और एमीन को दोनों को जोड़ देना है आपको, तो एथेनामीन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, 3 कार्बन दिए हैं और इसके साथ में एमीन जुड़ा है, तो प्रोपिल एमीन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपिल कहते हैं, तो प्रोपिल एमीन हो जाएगा सामान्य नाम में। IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन, प्रोपेन और फिर इसके साथ में एमीन, तो प्रोपेनामीन हो जाएगा, बन जाएगा ये था आपके प्राथमिक एमीन। देखिएगा अब इसके बाद आते हैं द्वितीयक और तृतीयक एमीन। तो द्वितीयक और तृतीयक एमीन में मतलब एक H और अलग होगा द्वितीयक में, और तृतीयक में एक H, मतलब 2 H अलग हो जाएंगे जो वहां पे है। तो द्वितीयक और तृतीयक एमीन के साधारण नाम अधिक सुविधाजनक हैं,
द्वितीयक एमीन में क्रियात्मक समूह, याद रखिएगा क्रियात्मक समूह द्वितीयक एमीन में क्या रहता है, डबल बॉन्ड खाली रहेगा और NH रहेगा, और तृतीयक में क्या रहेगा, केवल N रहेगा और H खाली है। देखिएगा अमोनिया में क्या होता है, एक बार फिर से आपको बता दें, 3 H हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम करोगे तब आपका क्या बन जाएगा, वहां पे ये प्राथमिक एमीन बन जाएगा, एक हाइड्रोजन कम करते, एक हाइड्रोजन और कम करोगे तो तब वहां पर क्या हो जाएगा, द्वितीयक एमीन बन जाएगा, लेकिन 2 बॉन्डिंग खाली हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर यदि केवल N बस करोगे तो 3 बॉन्डिंग खाली हो जाएगी, तो ये तृतीयक एमीन हो जाएगा, तो बन जाएगा इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए तृतीयक एमीन में N केवल रहेगा और 3 बॉन्ड खाली रहेंगे उसके। द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों को क्रमशः क्या कहते हैं, CnH2n+1, और यहाँ पे 2 बार इसी को जोड़ देंगे 2 और NH रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ये क्या रहेगा, या कि आप ये लिखिए एल्किल मूलक 2 जुड़े रहेंगे और NH रहेगा, और तृतीयक एमीन में क्या रहेगा, 3 एल्किल मूलक जुड़े रहेंगे। तो देख लेते हैं एक बार, CnH2n+1 पूरे कोष्टक 3, और यहाँ पे N, यहाँ पे 3 क्या रहेंगे, एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन एक भी नहीं जुड़े रहेगा, तब वो क्या कहलाएगा, तृतीयक एमीन कहलाएगा। मतलब एमीन के देखने कितने कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या कहते हैं, उसकी डिग्री देखते हैं कि 1 डिग्री है 2 डिग्री। चलिए देखते हैं, इसमें पहला दिया द्वितीयक एमीन का उदाहरण दिया है, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे NH लिखा है, तो ये डाइमेथिल एमीन है, तो बन जाएगा 2 मेथिल जुड़े हैं इसलिए क्या हो गया, डाइमेथिल, और ये एमीन है NH। तो एमीन तो ही बोलेंगे चाहे वो आपका द्वितीयक रहे या तृतीयक रहे, तो एमीन जब आएगा NH है तो एमीन। अब यहाँ पे N मेथिल मेथेनामीन, देखिएगा यहाँ पर बात क्या है, N इसलिए यूज होता है कि मतलब सीधी श्रृंखला पे, इसलिए N शब्द उपयोग करिए कैपिटल N की, N मतलब कि नाइट्रोजन के साथ में मीथेन किसके साथ, मेथिल जो जुड़ा है तो किसके साथ में जुड़ा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा है, इसलिए नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा है, इसलिए N शब्द उपयोग करेंगे IUPAC में। ठीक, और कौन जुड़ा है N के साथ में, मेथिल जुड़ा है। ये जैसे मान लीजिए आपका ये किसके साथ, N मेथिल के साथ में जुड़ा है, इसलिए N मेथिल करेंगे, और फिर इसके बाद एक मेथिल को क्या करेंगे, एमीन के साथ उपयोग करेंगे, तो मेथेनामीन, N मेथिल और मेथेनामीन, तो बन जाएगा ये इसी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या है, अब तृतीयक एमीन की यदि बात करें, तृतीयक एमीन में नाम भी वैसा ही रहेगा, यहाँ पे 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राइमेथिल एमीन हो जाएगा सामान्य नाम में, और IUPAC में नाम में क्या हो जाएगा, देखिएगा एक बार तो सबसे पहले आप इसमें क्या करना है, आपको इसको लास्ट के लिए रखिएगा, ठीक, और 2 बार क्या करना है आपको, ये CH3 किसके साथ जुड़े हैं, CH3 नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं, तो नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं तो 2 बार आपको नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा, तो एक बार N लिख दीजिए, दूसरी बार उसी के लिए लिखिए तो N डैश लिख दीजिए, तो 2 बार, एक बार पहले के लिए, या कि ना भी आप लिखिए N डैश तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार NN लिख दीजिए, NN क्या करना है आपको, 2 बार लिखनी है कामा लगा के, जैसे 1 2 3 करते थे ना वहां पे नंबरिंग पे, तो वैसे क्या करिए NN, जो किसके साथ भी जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ। अब ये हो गए दो मेथिल तो हो गए, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, डाइमेथिल कर दिए, और एक मेथिल को क्या कर दीजिए आप लास्ट पे, तो मेथेनामीन। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका आ रहा है एमाइड वाला ग्रुप आ रहा है, एमाइड को देखते हैं। देखिएगा यहां पर जो एमाइड है, एमाइड मतलब आपका वहां पर इनके लाक्षणिक समूह CONH2 होता है, मतलब एमीन रहेगा ही तब, और किसके साथ, CO के साथ, तब क्या बनेगी, उसको एमाइड कहेंगे। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 CONH2 या RCONH2 होता है। इनके साधारण नामों में संबंधित अम्ल के इक के स्थान पर एमाइड, मतलब वहां पर जो अम्ल रहेगा उसके स्थान पर क्या कहते हैं, इक के स्थान पर एमाइड शब्द का उपयोग करते हैं कि एमाइड वाला ग्रुप है, NH2 ये एमाइड हो जाएगा। ठीक, IUPAC में एल्केन के ई के स्थान पर एमाइड जोड़ करके नामकरण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे HCONH2, तो यहाँ पे यदि अम्ल होता तो ये
क्या होता है, यहाँ पर H रहता है और यहाँ पर क्या रहता है, एमाइड की जगह OH रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फार्मिक अम्ल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फार्मिक अम्ल से H बस है, तो आपको बताया था कि फार्म शब्द उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे फार्म के लिए क्या हो जाएगा, फार्मेमाइड। एमाइड करना है आपको, एमाइड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, फार्मेमाइड साधारण नाम है, ठीक। और यहाँ पे IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, एक कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। और यहाँ पे जब IUPAC नाम मतलब उसका यौगिक का नामकरण करेंगे, अणु का नामकरण करेंगे, तब क्या हो जाएगा, मीथेन, एक कार्बन वाला इसलिए मीथेन हो जाएगा, मीथेनामाइड। मीथेन धन एमाइड बराबर क्या हो जाएगा, मीथेनामाइड। यहाँ पर क्या कहिए, प्लस क्या कर दिया अपन, एमाइड किए, एमाइड, ठीक, तो बन जाएगा मीथेनामाइड। इसी तरीके से यहाँ पर CH3 जोड़ दें तब यहाँ पे, और CONH2 रहे तब CH3 के जुड़ते ही एसी शब्द का उपयोग करते हैं साधारण नाम में, तो एसीटेनामाइड, ठीक, एसीटेमाइड हो जाएगा, एसीटेमाइड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, एथेन, आपके दो कार्बन इसलिए क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जब दो कार्बन तो एथेन हो जाएगा। और यहाँ पर IUPAC में क्या हो जाएगा, एथेनामाइड हो जाएगा। और यहाँ पर अब अगला देखते हैं, 3 कार्बन वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे मिथिल, यहाँ पर एथिल ग्रुप जुड़ा है और इसके साथ CONH2 के साथ जुड़ा है, तो 3 कार्बन हो जाएंगे कुल मिला के आपका, तो प्रोपेनामाइड हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो प्रोपेन धन एमाइड बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड, तो बन जाएगा ये। इसी तरीके से चलिए देखते हैं अब एस्टर का बात करते हैं, एस्टर की। एस्टर में क्या होता है, जब अम्ल वाले समूह से में क्या होता है, H हटा के क्या आ जाता है, कोई एल्किल ग्रुप आ जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, एस्टर कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसे अम्ल वाला ग्रुप है RCOOH, ऐसा वाला ग्रुप, इस H को हटाकर इसकी जगह पे क्या आ जाए, R आ जाए, तब उसको क्या बोलते हैं, एस्टर कहते हैं। एल्किल ग्रुप आ जाए तब उसको क्या कहा जाता है, एस्टर कहा जाता है। तो देखिएगा इसका समान सूत्र क्या, RCOOR, तथा लाक्षणिक समूह COOR है। IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केनानोएट, इसका क्या होता है, IUPAC अंदर में क्या होता है, O8 होता है, तो एल्केनोएट हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर क्या है, H जुड़ा है और यहाँ पे COOCH3, यहाँ पर क्या है, कौन सा एल्किल ग्रुप आ गया, CH3 आ गया H की जगह पे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल फॉर्मेट हो जाएगा समान नाम में। और IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, एक कार्बन। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये तो मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम तो पहले आपको करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसके लिए क्या करेंगे, मेथिल O8 अनलग लगाएंगे, O8 अनलग लगाने तब क्या हो जाएगा, मेथेनोएट, मीथेन में क्या हो जाएगा, नोएट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ये। इसके बाद यदि यहाँ पर बात करें, जब CH3 ग्रुप आ जाए और यहाँ पर बाकी ग्रुप तो जुड़े ही रहेंगे, यहाँ पे COOCH3, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेथिल है आपका। और यहाँ इतनी बात करें तो क्या है, एसीटेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल एसीटेट, तो बन जाएगा ये मेथिल एसीटेट। और यहाँ पर IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका मेथिल। और वहां पर क्या हो जाएगा आपका एथेनोएट, मतलब यहाँ पर कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनोएट। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन वाला आपको, यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ पर, 1 कार्बन यहाँ, और यहाँ पे 4 कार्बन, एक तो ग्रुप का कार्बन ही गिनेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा। और इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एथेनोएट, यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन जुड़े हैं, और यहाँ पर क्या है आपका C2H5 जुड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एथेनोएट हो जाएगा। तो बन जाएगा ये इस तरीके से, इसका एस्टर का नामकरण करते हैं। इसके बाद आपका आता है अम्ल एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइडों का IUPAC नामकरण देखें। एनहाइड्राइडों का नामकरण तो इनके साधारण सूत्र जो होता है
पूरे का कोष्ठक कितना 2 और O। यहाँ पर क्या रहता है आप याद रखिएगा, इस तरीके से रहता है, इनकी बॉन्डिंग बता दें आपको कि क्या रहेगा, आपका R रहेगा, CO रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, O क्या हो जाएगा, एक बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे इसके दूसरी तरफ भी क्या रहेगा, इस तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका एनहाइड्राइड कहते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड कहते हैं, अम्ल का ही एनहाइड्राइड बना है। आप देखेंगे जब अम्ल में क्या होता है, R यहाँ पर क्या रहता है, जो आपका COOH रहता है, तो इस H को हटा करके ये H हटेगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वो क्या हो जाएगा, सेंटर में आएगा, ऐसा आएगा, और यहाँ पर वो आ जाएगा, और दूसरा ग्रुप भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जुड़ जाएगा, और इस तरफ जो एक बॉन्डिंग खाली है तो वो खाली होगी। तो इस तरीके का जब संरचना बन जाती है तब उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड कहते हैं। संबंधित अम्ल का, जिस अम्ल का होता है उस अम्ल का क्या बोलते हैं, उसको एनहाइड्राइड कहते हैं। तो बन जाएगा ये, देखिए अब यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र देख लेते हैं। तो सामान्य सूत्र तो देख लिया आप, यहाँ पे RCO पूरे कोष्ठक कितना होगा 2 और O, या सामान्य सूत्र जो होगा तो CnH2n+1 CO कोष्ठक 2 और यहाँ पे O हो जाएगा। अम्ल के दो अणुओं से एक अणु जल के निकल जाने पर अम्ल एनहाइड्राइड बनता है। IUPAC में इसे ओइक एनहाइड्राइड कहा जाता है, ठीक। IUPAC में क्या बोलते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, मतलब अम्ल एनहाइड्राइड कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये दिया गया यहाँ पे बढ़िया से सूत्र बनाया, CH3CO, और यहाँ पर दोनों को क्या है, O से जोड़ा है, और यहाँ पर CH3CO। तो यहाँ पर इस तरीके से जिसका आप सूत्र लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 लिखिएगा, CO लिखिए, और पूरे कोष्ठक क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए O कर दीजिए। तो ये एस्टिक, इतना क्या है, एस्टिक अम्ल हुआ, तो एस्टिक एनहाइड्राइड, ये वाला बॉन्डिंग है इसलिए क्या बोल देंगे, एस्टिक एनहाइड्राइड कहेंगे। और यहाँ पर कार्बन यदि देखें तो कितने कार्बन आपके आ रहे हैं, 1 2 और 3 4 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, एक को क्या करना, एक को आपको किसी एक को श्रृंखला में लीजिए और किसी एक को अम्ल के साथ में लीजिए। यहाँ पे क्या एथेनोइक, एथेनोइक हो जाएगा, ये अम्ल के लिए हो जाएगा एथेनोइक, और एनहाइड्राइड, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरीके से इसका IUPAC नाम करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जब आपका एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो और दूसरी तरफ क्या जुड़ा हो, आपका दूसरे वाले में क्या हुआ, C2H5, मतलब एथिल ग्रुप जुड़ा हो, तब यहाँ पे एसोटिक प्रोपिओनिक हो जाएगा यहाँ पे सामान्य नाम में, और उसके बाद क्या करेंगे, एनहाइड्राइड लिखिए। एक बार क्या हुआ आपका, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बार क्या हुआ था आपका, इतना क्या हुआ, एस्टिक हुआ, ठीक। और इतने के लिए क्या हो जाएगा आपका, प्रोपिओनिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 3, तो प्रोप हो जाएगा, प्रोपिओनिक हो जाएगा। और CO बीच O के साथ में बॉन्डिंग की है आपस में दोनों, इसलिए क्या हो जाएगा वहां पे, एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, तब एक बार क्या करिएगा, इसको क्या लीजिएगा, एथेनोइक हो जाएगा, और यहाँ पे इसको क्या लेना है आपको, कितने कार्बन है आपके, 3 कार्बन यहाँ पे हो गए, तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो O जुड़ा है, O से जुड़े हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इनका एनहाइड्राइडों का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। इसके बाद आपसे आता है एल्किल साइनाइड। यहाँ पे एल्किल साइनाइड के जब IUPAC नामकरण करेंगे तो यहाँ पे साइनाइड को नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं। जब अनुलग्न के रूप में उपयोग होता है तो नाइट्राइल के लिए उपयोग होता है, और जब उर्लग्न के रूप में उपयोग होता है तो साइनाइड उपयोग होता है। देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, RCN वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा तब इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड कहते हैं। विशिष्ट समूह CN होता है। IUPAC में इसका नाम अनुलग्न में नाइट्राइल लगाकर लिया जाता है, ठीक। देखिए अनुलग्न में नाइट्राइल लगाते हैं और पूर्व लग्न में क्या लगाते हैं, साइनाइड लगाते हैं, याद रखिएगा। जैसे CH3CN, तो यहाँ पे मेथिल साइनाइड, सामान्य नाम में मेथिल साइनाइड लिख देंगे। और IUPAC में क्या लिख देंगे, यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, 2 कार्बन तो एथेन, तो एथेन नाइट्राइल हो जाएगा। इसका एस्ट्रोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी शब्द उपयोग करते हैं जब ये रहता है, तो यहाँ पे एसिटो
नाइट्राइल के नाम से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप एथेन नाइट्राइल करिए, ज़्यादा बेहतर है। C2H5Cn, यहाँ पर अब 2 कार्बन के साथ पे क्या जुड़ जाए, Cn जुड़ जाए, तब यहाँ पे कितने कार्बन हो जाएंगे, 3 कार्बन हो जाएंगे। सामान्य नाम में क्या करेंगे आप, एथिल साइनाइड करेंगे। IUPAC में क्या होगा, 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, और Cn जुड़ा है इसलिए प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा, प्रोपियो नाइट्राइल भी कह सकते हैं। यहाँ पर अब इसके बाद आता है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड कब कहते हैं, जब रहेगा वही, लेकिन क्या है, C की जगह N जब पहले आ जाता है, NC हो जाता है। अभी क्या था ऊपर आपका CN था, N यदि यहाँ पे पहले आ जाए तब उसमें क्या शब्द लगाते हैं, आइसो शब्द का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो आइसो शब्द उपयोग करते हैं, सामान्य नाम में आइसोसाइनाइड करेंगे और IUPAC नाम में क्या करेंगे, आइसोनाइट्राइल करेंगे, या कार्बिल एमीन के नाम से भी जानते हैं इसी को। तो देखिएगा यहाँ पर अब यदि बात करें अपन, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, RNC हो जाएगा, और IUPAC में कार्बिल एमीन कहा जाता है, और इसको IUPAC में क्या बोलेंगे, कार्बिल एमीन कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर CH3 और NC, तो मेथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा सामान्य नाम में, और IUPAC में क्या हो जाएगा, एक कार्बन है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल, और तो मेथिल कार्बिल एमीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NC है, तब यहाँ पे कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग नहीं हुई बल्कि नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेथिल कार्बिल एमीन हो जाएगा। इसी तरीके से 2 कार्बन वाला और एक में फिर आइसोसाइनाइड वाला ग्रुप जुड़ा हो, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिल एमीन हो जाएगा IUPAC नाम में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बन जाएगा ये। इसके बाद देखते हैं एल्किल नाइट्राइल का IUPAC नाम का। यहाँ पे इसके इनमें क्रियात्मक समूह ON डबल बॉन्ड O तथा इनका सामान्य सूत्र होता है RON डबल बॉन्ड O होता है। तो यहाँ पे नाइट्राइल वाला है ग्रुप, तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पे क्या रहेगा, बॉन्डिंग डायरेक्ट कार्बन किसके, ऑक्सीजन के साथ रहेगी, तो CH3 NO2 इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्डिंग क्या रहेगी, नाइट्रोजन से ना होकर के ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है। यहाँ बॉन्डिंग किस तरीके, CH3O, फिर क्या रहेगा, N रहेगा, फिर डबल बॉन्ड और फिर O रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल नाइट्राइल कहेंगे IUPAC में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पर भी वही चीज है कि बॉन्डिंग इस तरीके से CH3 CH2O और फिर N और फिर डबल बॉन्ड O, एथिल नाइट्राइल, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इनका नामकरण करते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए अगला जो दिया है आपका नाइट्रो ग्रुप के लिए, वो नाइट्राइल ग्रुप का था। नाइट्राइल ग्रुप मतलब आपका N, यहाँ पर यदि आपको बता दें नाइट्राइल ग्रुप किसको कहते हैं, N रहेगा और डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक को ये, इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। और इसी तरीके से NO2 NO2 का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम N के थ्रू बॉन्डिंग होगी, N के द्वारा क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, तब वहाँ पे नाइट्रो एल्केन बात करेंगे। तो नाइट्रो पैराफिन या नाइट्रो एल्केन, पैराफिन किसको बोलते हैं, एल्केन को ही पैराफिन कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए पैराफिन लिखें या एल्केन लिखें, बात एक ही है। तो इनमें क्रियात्मक समूह N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा आपका, ये उपसंयोजक बंधी के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इस तरीके से क्या रहेगा, यहाँ पर उपसंयोजक बंधी के द्वारा जुड़ता था और वहां पर डायरेक्ट सहसंयोजक बंधी के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ता था किसी ग्रुप के साथ में। तो सामान्य सूत्र इसका क्या हो गया, RN डबल बॉन्ड O और यहाँ पे उपसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है तो ये होता है। तो यहाँ पे जब यहाँ पर देखेंगे तो CH3NO2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोमीथेन। IUPAC में क्या हो जाएगा, इसका नाइट्रोमीथेन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर देखेंगे तो एथिल ग्रुप जुड़ा है तो नाइट्रो एथेन, नाइट्रो ये नाइट्रो हो जाएगा और ये कार्बन, 2 कार्बन जुड़े इसलिए क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो बन जाएगा ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण वाले NCERT के क्वेश्चन भी हैं आपके, तो इनको भी देख लेते हैं। IUPAC नामकरण जो अपन पढ़े अभी तक, तो यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, IUPAC नाम लिखना है आपको। ये यौगिक दिया है, कितने 8 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। और
और यहाँ पर नंबरिंग आपको ये देखना है कि नंबरिंग किस तरफ से करते हैं। जैसे अपन पहले भी नियम पढ़े, डबल बॉन्डिंग की तरफ से नंबरिंग होती है, तो डबल बॉन्डिंग यहाँ पे पास पड़े, तो यहाँ पे पहले दूसरे कार्बन पे, पहले ही कार्बन पे क्या है डबल बॉन्डिंग पड़ रही है, पहले और दूसरे के बीच में। यहाँ पर क्या है पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्डिंग पड़ेगी, इसलिए नंबरिंग तो यहीं से हो जाएगी, इसीलिए यहाँ से किया है नंबरिंग। तो देखिए अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या है OH जुड़ा है और यहाँ पर क्या जुड़ा है आपका CH3 जुड़ा है। तो यहाँ पर जब IUPAC नाम करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कैसे किया, क्यों कहाँ इस तरफ से करते हैं, सब चीजें लिखी हैं, तो देख लेते हैं। हाइड्रॉक्सी OH क्रियात्मक समूह होने के कारण अम्लग्न ऑल होगा, इसका अम्लग्न क्या होगा ऑल होगा, OH जुड़ा है इसलिए। दीर्घ श्रृंखला में 8 कार्बन है, अतः मूल हाइड्रोकार्बन कितने क्या होंगे, ऑक्टेन होंगे। OH समूह कार्बन संख्या 3 पर है, एक अन्य प्रतिस्थापी समूह कार्बन 6वें पर, अतः यौगिक का नाम 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल होगा। तो बन जाएगा ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मेथिल ऑक्टेन, यहाँ पे 3 नहीं 6 बोलना था, 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल हो जाएगा, तो बन जाएगा ये। चलिए अपन एक बार यहाँ से भी आपको बता देते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये अभी, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर लास्ट पेज में ये अगला दिया है। चलिए इसका IUPAC नामकरण आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने 6वें पे क्या जुड़ा है आपका मेथिल जुड़ा है 6 मेथिल हो जाएगा, 6 मेथिल होएगा। फिर इसके बाद क्या करिए आप, यहां पर आपको क्या करना है, ऑक्ट लिखना है, 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ऑक्ट। आया इतना समझ में आपको, क्या करिएगा ऑक्ट करिएगा। और यहां पर क्या करिएगा, एक यहां पर पहले कार्बन पे और कौन से कार्बन पे 6वें कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका ईन जुड़ा है, तो यहां पर क्या करिए फर्स्ट लिखिएगा और फिर क्या करिएगा 6 लिखिएगा और क्या करिएगा डाइईन करिए, डाइईन। आया समझ में, क्या है 2 बार ईन जुड़े, एक ईन यहाँ पे जुड़ा है, एक ईन यहाँ पे जुड़ा है, तो डाइईन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और कितने नंबर पे ऑल जुड़ा है अब देखिएगा तो 3 ऑल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ऑल हो जाएगा, ये इसका IUPAC नाम होगा। आया समझ में यहाँ पे, तो ठीक इस तरीके से कर लीजिएगा इसका। यहाँ पर केवल क्या किया है उसने, केवल ग्रुप को जोड़ करके और हाइड्रोकार्बन के हिसाब से नाम दे दिया है कि इस तरीके से क्या होगा ये, लेकिन कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा इसका, ये वाला होगा IUPAC। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, 6 कार्बन वाली एक श्रृंखला दी है और यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा इस तरीके से 6 कार्बन थी, और यहाँ पर क्या दिया है डबल बॉन्ड दिया है। तो क्रियात्मक समूह कीटोन होने के कारण अल्लग ओन होगा, 2 कीटोन समूह होने के कारण डाइओइक अल्लग प्रयुक्त करेंगे। कीटो समूह की स्थिति दूसरे और चौथे है। दीर्घतम श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु होने के कारण मूल एल्केन हेक्सेन है, अतः सही नाम हेक्सेन 2,4 डाइओन होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर ये वैसे बॉन्डिंग किया, जो ये नामकरण किया है तो नामकरण बिल्कुल सही किया है, लेकिन आपको ये बता दें यदि ये नामकरण करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो डबल बॉन्ड अपन को दिख रहा है ये डबल बॉन्ड क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड में रहेगा। ठीक, सब नाम क्या होगा सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 कार्बन दे रहा है, डबल बॉन्ड के साथ 3 कार्बन कभी 3 हाइड्रोजन कभी नहीं देगा। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से, इसलिए क्या होगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पर 2, जो आपके यहाँ पे जब 3 हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पे बॉन्ड क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। किस आधार पर नामकरण यहाँ पर किया है इसने, कितने कार्बन है 6 कार्बन है, इसलिए क्या किया 1 2 3 4 5 6 किया है, तो हेक्सेन 2,4 डाइओन। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कम है, तो नंबरिंग आप यहाँ से करिएगा, इस तरफ से करिएगा, तो नंबरिंग इस तरफ से हो जाएगी, ये पहला हो जाएगा, जैसे कि इसमें किए थे आपको
ठीक, इसमें भी जो नामकरण वो उसने किया है, जो ये वाला नामकरण किया है, आपको बता दें, ये वाला जो नामकरण किया है उसने, तो इसमें क्या किया है, किसके आधार पर किया है उसने, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग ना मानकर किया है, और ये डबल बॉन्डिंग को मानिए तब आपका नामकरण ये होगा, तो बन जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा ये वाला आता है अगला नामकरण जो आपका आता है, तो यहाँ पर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यहाँ पे अम्ल वाला ग्रुप जुड़ा है, इसलिए अम्ल वाला ग्रुप अपने तरफ से नंबरिंग करवाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका आईपीएसी नाम, डायरेक्ट आईपीएसी नाम की ही बात कर लेते हैं, बाकी आपको पता है कि क्या कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो 5वें में क्या जुड़ा है आपका, कीटोन वाला ग्रुप जुड़ा है, ऑक्सो वाला ग्रुप जुड़ा है। तो देखिए जब अम्लग्न में होता तो कोई यहाँ पे ओन लगा देते डायरेक्ट, लेकिन जब पूर्व लग्न, यहाँ पे ये पूर्व लग्न जैसे उपयोग होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सो लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ऑक्सो, और यहाँ पे हेक्सेन है 6 कार्बन, तो हेक्सेन नोइक हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा। या आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 ऑक्सो हेक्स, और यहाँ पे क्या है, कौन सी कार्बन, पहले कार्बन में 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओइक अम्ल, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो ये बन जाएगा ये यहाँ पर। और इसके बाद आपका क्या दे रहा है, आपका ये अगला चौथा वाला दे रहा है, इसमें क्या करिए, चलिए इसका करते हैं नामकरण। इसके नामकरण करने के लिए आपको क्या करना है, नंबरिंग यहाँ से डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होती है, भले ट्रिपल बॉन्ड रहे लेकिन नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से हमेशा होती है। तो 1 2 3 4, तब यहाँ पर चलिए सीधे नामकरण अपन बात करते हैं। तो नामकरण यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहले टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन, तो हेक्स नहीं करिएगा, हेक्स करिएगा, हेक्स 1 3 पहले पे, और तीसरे पे क्या जुड़ा है, 2 इन जुड़े, इसलिए क्या हो जाएगा, डाई इन हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, 5 आइन, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, 5वें में क्या जुड़ा, आइन जुड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5 आइन, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, एक से अधिक क्रियात्मक समूह जब होते हैं तो उनका क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर यदि एक से ज्यादा क्या होते हैं क्रियात्मक समूह, तो यदि किसी भी के साथ में आपका कोई अम्ल वाला कार्बोक्सिल अम्ल वाला ग्रुप जुड़ा है, तो वो क्या होगा, उसको अम्लग्न जैसे बात करेंगे, तो बाद में इसका नामकरण किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद फिर आपका सल्फोनिक अम्ल जो यदि होगा तो सल्फोनिक अम्ल वाले कर दिया जाता है। फिर एल्किल ग्रुप यदि क्या हो, अम्ल वाले ग्रुप के साथ में जुड़ा हो, एल्कॉक्सी कार्बिल का नामकरण किया जाता है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर क्या हो, यदि सीओ के साथ हेलाइड वाला ग्रुप जुड़ा हो तब उसका नामकरण किया जाएगा, और सीओ के साथ फिर एमाइड वाला ग्रुप जुड़ा हो तब उसका नामकरण किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका क्रम होता है। ठीक, चलिए आज केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के आगे।